तो गवर्नमेंट ने मेनली पॉवर्टी को हटाने के लिए, पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए बनाए थे। लेकिन पॉवर्टी इंडिया की जब हम बात करते हैं तो आज भी रिमूव नहीं हो पाई, ठीक है। हाँ, लेकिन प्रोग्राम से कुछ सुधार जरूर हुए, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते कि पॉवर्टी में बिल्कुल ही कमी हो गई है या कुछ भी नहीं हुआ है, कुछ तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हटा नहीं है, क्योंकि इंडिया है, इंडिया की हमारी खासियतें करीबी, ठीक है। तो पॉवर्टी इतनी आसानी से कहां से हट जाएगी, ठीक है। तो फिलहाल हेडिंग डाल दो चैप्टर में, नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग डाल देना, गवर्नमेंट मेजर्स, गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी, गवर्नमेंट मेजर्स टू रिमूव पॉवर्टी। कहने का मतलब ये कि पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या हथकंडे अपनाए हैं, कौन कौन सी पॉलिसीज उसने लागू करी, कौन कौन से प्रोग्राम उसने लॉन्च करे, ठीक है। तो इसलिए एक हेडिंग और बना देना ऑब्लिक करके, पॉवर्टी, पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स, ठीक है। ब्रैकेट में लिख लेना इस वाले को, पॉवर्टी एलिविएशन, एलिविएशन का मतलब होता है खत्म करना, प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम, पॉवर्टी मतलब पॉवर्टी। कहने का मतलब ये है कि पॉवर्टी को खत्म करने के लिए कौन कौन से प्रोग्राम इशू किए गए और कब इशू किए गए और क्या मतलब है। तो सारे नहीं पढ़ने, मैंने पहले बता दिया, तुम्हारी बुक में तो बहुत सारे, ठीक है, लेकिन हम कुछ ही पढ़ेंगे टिपिकल से, है ना, और आए हुए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रोग्राम लिख दो कैपिटल ए बना के, पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, SGSY, SGSY, ठीक है। अब मैं इसकी फुल फॉर्म लिख रहा हूं ब्रैकेट में, ब्रैकेट में इसकी फुल फॉर्म लिख लो, स्वर्ण जयंती, बोर्ड पे लिख लेना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार स्वरोजगार योजना, ये रहा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। देखो इसके नाम से ही पता चल रहा है ये लोगों को क्या उपलब्ध कराने में मदद करती है, रोजगार। ध्यान रखना सारे नाम है ना हिंदी के अकॉर्डिंग बनाए गए, जितने भी प्रोग्राम्स की नेम है वो सब किसके अकॉर्डिंग बना रखे हैं, हिंदी के अकॉर्डिंग। तो तुम देख सकते हो हिंदी का ही लिखा हुआ है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है, इंग्लिश में नहीं बताए गए, तो तुम्हें भी इसी फॉर्म में लिखने। स्वरोजगार नाम से पता चल रहा है ये वाला प्रोग्राम ज्यादा फोकस किस पर करता है, रोजगार पर, क्योंकि तुम्हें मालूम होगा अगर किसी बंदे को रोजगार मिल जाए, अगर किसी बंदे को रोजगार मिल जाए तो उसकी कुछ ना कुछ क्या होने लगती है, इनकम। बताओ जब कोई बंदा मेहनत करेगा, कमाएगा, ठीक है, तो बदले में उसको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, और जब पैसा मिलेगा तो धीरे धीरे उसकी जो पॉवर्टी है वो बताओ बढ़ेगी या कम होती चली जाएगी, धीरे धीरे उसकी पॉवर्टी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, और एक समय ऐसा आएगा कि पॉवर्टी पूरी तरह से क्या हो जाएगी, एलिगेट हो जाएगी। मुझे बताओ जब किसी बंदे को रोजगार दिलवाया जाएगा इस योजना से, ठीक है, कहने का मतलब ये जब लोगों में रोजगार बढ़ेगा तो लोगों की क्या होती चली जाएगी, इनकम, और लोगों की इनकम होगी तो धीरे धीरे क्या कम होती चली जाएगी, पॉवर्टी, ठीक है। जब लोगों पे पैसा आएगा तो पॉवर्टी अपने आप ही कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा लिखना, कब इशू किया गया है और इसका मेनली फोकस किस पर था। तो लिखो दिस प्रोग्राम was
was launched, बोर्ड पे लिखा हुआ है। लॉन्च का मतलब होना है कि कब जारी किया गया था, ये प्रोग्राम कब शुरू किया गया था। दिस प्रोग्राम was launched in April 1999, in April, बोर्ड पे लिखना, in April 1999, ये रहा। This program was launched in April 1999 to remove poverty, to remove poverty of rural areas, to remove poverty of rural areas। मतलब कहने का ये कि ये जो पॉवर्टी रिमूव करने का काम करता है ये वाला प्रोग्राम मेनली कौन से एरिया में चलती है, ये वाली योजना रूरल एरिया में। तुम्हें मालूम होगा रूरल एरिया कैसे एरिया होते हैं। रूरल एरिया मतलब जहाँ पे विलेज वगैरह होते हैं, शहर नहीं होते, क्या होते हैं, गांव वगैरह होते हैं। ऐसे एरिया को बोला जाता है रूरल एरिया, ठीक है। तो ज्यादातर वैसे भी पॉवर्टी हटाने की जरूरत वहीं पर ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी पॉवर्टी रूरल एरिया में ही होती है। कई पॉवर्टी ऐसी है जो कहां पर पाई जाती है, अर्बन एरिया में, मतलब शहरों में भी तो होती है, सिटी में भी तो पॉवर्टी होती है, ठीक है। जरूरी थोड़ी ना सिर्फ अर्बन एरिया और रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में भी होती है, ठीक है। तो मैंने लिखा है दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन अप्रैल 1999 to remove the poverty of rural areas, to remove the poverty of rural areas, rural areas। लिखो under this program, under this program। मुझे बताओ अगर रूरल एरिया की पॉवर्टी को रिमूव करना है, अगर हम चाहते हैं कि गांव के अंदर ज्यादातर लोग पुअर ना रहे, गरीब ना रहे, तो बताओ अगर मैं एक गांव के अंदर फैक्ट्री खोल दूं, कोई कारखाना खोल दूं, किसी भी गांव के अंदर या किसी भी रूरल एरिया में मैं एक फैक्ट्री खोल दूं, मतलब मेरा कहने का मतलब है गवर्नमेंट खोल दे। गवर्नमेंट अगर कोई फैक्ट्री खोल दे तो बताओ वहां के लोगों को क्या मिलता जाएगा, धीरे धीरे एम्प्लॉयमेंट। क्या मिलेगा उन लोगों को, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और मुझे बताओ जब उन्हें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जब उन्हें रोजगार मिलेगा, ठीक है, तो बदले में उनको क्या मिलेगा, पैसा। बदले में उनको क्या मिलेगा, इनकम मिलेगी, पैसा मिलेगा। और तुम्हें मालूम ही है जब किसी के पास इनकम होएगी तो क्या वो पुअर कहलाएगा, नहीं, धीरे धीरे वो क्या होता जाएगा, पॉवर्टी को रिमूव करता जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये लिखा है अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल, under this program a large number of small enterprises, मतलब छोटी छोटी कंपनी या छोटे छोटे फर्म खोले जाते हैं। लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, छोटे छोटे एंटरप्राइज खोले जाते हैं, छोटे छोटे कारखाने या छोटे छोटे उद्योग, ठीक है। अंडर दिस प्रोग्राम अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस आर एस्टैब्लिश्ड, इनको एस्टैब्लिश किया जाता है। एस्टैब्लिश का मतलब तुम्हें मालूम होगा, एस्टैब्लिश का मतलब होता है सेट करना, मतलब ये छोटी छोटी फैक्ट्रियां सेट की जाती हैं, आर एस्टैब्लिश्ड इन। और कहां पर एस्टैब्लिश की जाती हैं, रूरल एरिया में, are established in rural areas, established in rural areas, established in rural areas, ठीक है। तो इस योजना के बारे में थोड़ा सा नोट में लिख लो। नोट में लिखना फर्स्ट पॉइंट, नोट में लिखना फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में लिखो। यहां पर क्या होता है, अब तुम्हें मालूम है
गवर्नमेंट क्या कर रही है, छोटे छोटे कारखाने खोल रही है, छोटी छोटी फैक्ट्रियां खोल रही है रूरल एरिया में। तो खोलने के लिए क्या चाहिए, पैसा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पैसा देती है बैंक के थ्रू। तो लिख लो नोट के अंदर फर्स्ट पॉइंट, द पुअर आर ग्रांटेड, ग्रांटेड की स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई है, द पुअर आर ग्रांटेड बैंक लोन्स। ग्रांट का मतलब होता है देना, मतलब पुअर को क्या दिया जाता है, बैंक लोन। द पुअर आर ग्रांटेड बैंक loans, the poor are granted bank loans and subsidies, उन्हें सब्सिडी भी मिलती है। सब्सिडी का मतलब है सहायता, मतलब जो चीज नॉर्मली थोड़ी महंगी चल रही है मार्केट में, वो इन लोगों को गवर्नमेंट की हेल्प से थोड़ी सी सस्ती मिल जाती है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, तुम्हें मालूम होगा किसी भी फैक्ट्री या किसी भी चीज की मेन चीज जरूरत होती है बिजली, ठीक है, और बिजली गवर्नमेंट के हाथ में। तो गवर्नमेंट जानती है कि अगर इनको हेल्प करनी है तो थोड़ी सी इनको इलेक्ट्रिसिटी सस्ती दे दो, ठीक है। ऐसा होने में होता है जहां पे गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। द पुअर आर ग्रांटेड बैंक लोन्स एंड सब्सिडीज फॉर दिस पर्पस, फॉर दिस पर्पस, सब्सिडीज फॉर दिस पर्पस। हाँ, सेकंड पॉइंट लिखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये वाली जो मैंने योजना लिखवाई है SGSY, ये योजना दोनों गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। चाहो तो स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है, मतलब राज्य के लेवल पर, और पूरे सेंट्रल लेवल पर भी कन्वर्ट की जाती है, मतलब एक एक राज्य की गवर्नमेंट भी इस योजना का ध्यान रखती है और पूरे देश की गवर्नमेंट भी इस योजना का ध्यान रखती है। तो सेकंड पॉइंट में लिख लो, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन मुझे बताओ ज्यादा शेयर कौन कंट्रीब्यूट करेगा, स्टेट या सेंट्रल? भाई सेंट्रल बड़ी है, सेंट्रल को पूरा पूरा देश देखना है, ठीक है, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सेंट्रल ही करता है, क्योंकि वैसे भी सेंट्रल होती है ऊपर की गवर्नमेंट, ठीक है, ये तो छोटी गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट का इतना वो नहीं होता है जितना पावर किसकी होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है ना इस योजना पर वो ज्यादा होता है, और स्टेट गवर्नमेंट का खर्चा थोड़ा सा कम होता है, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट में लिख लो, द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोग्राम, द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्चा, मतलब इस योजना पर जो खर्चा किया जाता है वो दोनों गवर्नमेंट करती हैं, लेकिन अलग अलग अमाउंट में करती हैं। सेंट्रल थोड़ा सा ज्यादा करती है और स्टेट गवर्नमेंट थोड़ा सा कम करती है। द एक्सपेंडिचर ऑफ दिस प्रोग्राम बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, the expenditure of this program by both central and state government in the ratio, central and state government in the ratio, इस रेशियो में खर्चा होता है, ध्यान रखना, इस रेशियो में खर्चा होता है। रेशियो है 3:1। 3:1 का मतलब है अगर स्टेट गवर्नमेंट 1 रुपए का खर्च कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 3 रुपए का खर्च करती है, मतलब 3 गुना। अगर ये 10 लाख लगा रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट कितने लाख लगाएगी, 30 लाख। अगर स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ 100 रुपए का खर्च कर रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट 300 रुपए का खर्च करेगी, ठीक है। तो ये योजना क्लियर हो गई होगी कि इस पर खर्चा कौन करता है, इस योजना का मतलब क्या है, इस योजना को कब लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो ये सारी बातें तुम्हें समझ में आ गई होंगी। अब अगली योजना देखते हैं। पहली योजना का टाइम गया। देखो वैसे तो हम सिर्फ प्रोग्राम पढ़ रहे हैं कि प्रोग्राम लागू किए गए और लागू करने के बाद, प्रोग्राम्स लागू करने के बाद कितनी कामयाबी मिली है ये तो तुम भी अच्छे से जानते हो, कुछ खास कामयाबी नहीं मिली है,
क्योंकि पॉवर्टी किसी इतनी आसानी से रिमूव नहीं होती है, ठीक है, और भारत जैसे देश में तो कभी नहीं होती है, ठीक है। तो दूसरी योजना लिखना कैपिटल बी। इसमें पहले मैं शॉर्ट फॉर्म लिखवा रहा हूं SGRY, SGRY। इसकी फुल फॉर्म लिख लो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। देखो नाम से पता चल रहा है ये योजना भी किन लोगों के लिए थी, ग्रामीण लोगों के लिए। ग्रामीण मतलब गांव के लोग। वैसे भी हर बार घूमा फिरा कर हम कहां पर पहुंच जाएंगे, ग्रामीण लोगों पर ही पहुंच जाएंगे। इसके नाम से पता चल रहा है इस योजना का भी मेन उद्देश्य किस पर फोकस था, ग्रामीण लोगों पर। ग्रामीण मतलब गांव के लोग, ठीक है, गांव के लोग तो तुम लोग समझते ही हो, ठीक है। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था और इसके अंदर कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, ठीक है। तो पहले इसके आगे लिखना यहां से, तो नोट करो दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड, स्पेलिंग बोर्ड पे लिखी हुई लॉन्च की। दिस प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1 September। This program was launched in 1 September 2001। 1 September 2001। तो ये तो थोड़ी लेटेस्ट बातें है ना, ज्यादा लेटेस्ट नहीं है वैसे, पहले वाले के मुकाबले तो लेटेस्ट ही है, ठीक है। This program was launched in 1 September 2001। अब देख लेते हैं इस प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से उद्देश्य थे, तो इसी में लिख लो द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस प्रोग्राम। The main objectives of this program are the main objectives of this program are, लिखो पहला ऑब्जेक्टिव, हाँ नंबर डाल के लिख देना, पहला ऑब्जेक्टिव लिखना फर्स्ट, ठीक है। सबसे पहली बात तो यही है, तुम्हें भी इतनी बात समझ में आ गई होगी, जितनी ज्यादा लोगों को हम क्या देंगे एम्प्लॉयमेंट, जितना ज्यादा लोगों को हम क्या देंगे रोजगार, उतनी ही क्या कम होती चली जाएगी पॉवर्टी। इतनी बात तो समझ में आ रही होगी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के बदले उनको क्या मिलेगा, पैसा, उनको क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, और इनकम मिलेगी तो धीरे धीरे वो पुअर थोड़ी ना रहेंगे, पॉवर्टी धीरे धीरे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि लोगों को क्या दिलवाई जाए, एम्प्लॉयमेंट। और वैसे भी इस योजना के नाम में देखो लिखा हुआ है रोजगार, मतलब लोगों को क्या दिलवाया जाएगा इस योजना के दौरान, रोजगार, ठीक है। तो पहला ऑब्जेक्टिव लिख लो टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, to provide employment opportunity to the surplus workers, to the surplus workers, to provide employment opportunity to the surplus workers, to the surplus workers। ध्यान रखो मैंने वर्कर नहीं लिखा है, मैंने सरप्लस वर्कर लिखा है। अब देख लेते सरप्लस वर्कर होते कौन से हैं, मुझे बताओ। एक फैक्ट्री में जरूरत है ज्यादा से ज्यादा 150 वर्कर की, सिर्फ कितने वर्कर की जरूरत है, 150 वर्कर की, ठीक है। लेकिन गांव के अंदर लगभग 200 लोग मौजूद हैं जो इस काम को कर सकते हैं। मुझे बताओ जगह कितनी खाली है, 150, और लोग हमारे पास कितने हैं, 200, ठीक है। लेकिन फिर भी कंपनी या फैक्ट्री वाले क्या करेंगे, वो यही चाहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट का काम है, वो यही चाहेंगे जितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उतना बढ़िया है।
जितने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल जाए उतना बढ़िया। अब वो क्या करेंगे, इन 150 में ही जैसे तैसे वो इतने तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन 40 अगर और ले लिए जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। 10 ज्यादा चल जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हालांकि उन 10 से कुछ खास फायदा नहीं है ना। अब देखो जितने ये एक्स्ट्रा बचे हुए वर्कर, ये वर्कर कहलाते हैं सरप्लस वर्कर। सरप्लस वर्कर का मतलब है एक्स्ट्रा वर्कर। तो मुझे बताओ अभी भी 40 वर्कर बेरोजगार है ना, अभी भी 40 वर्कर के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो हमारा मुद्दा ये कि उन लोगों को क्या प्रोवाइड करवाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट। सरप्लस वर्कर को क्या दिलवाई जाएगी, एम्प्लॉयमेंट दिलवाई जाएगी, ठीक है। क्योंकि जैसे तैसे हमने 160 तो कर ली है, लेकिन 40 अभी भी क्या पड़े हुए, मेरी तरह बेरोजगार पड़े हुए, ठीक है। उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं सरप्लस वर्कर्स। समझ में आ गया होगा सरप्लस वर्कर किसे कहते हैं। आप दूसरा ऑब्जेक्टिव लिखना, लिखो टू फोकस on development, to focus on development of देखो डेवलपमेंट चाहिए दोनों तरह से। सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि सोशल तरीके से ही बढ़िया होता जाए, सोशल के साथ साथ इकोनॉमिक लेवल भी सुधरना चाहिए। किसी भी कंट्री का जितना मायने सोशल रखता है उतना ही इंपॉर्टेंट होता है इकोनॉमिक, ठीक है। तो डेवलपमेंट होनी चाहिए सोसाइटी के साथ साथ इकोनॉमिक तरीके से भी, ठीक है। तो लिख लो टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस, इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस। अब दोनों का मतलब देख लेते हैं कि इकोनॉमिक का मतलब क्या है और सोशल का मतलब क्या है। एक एक शब्द का मतलब मैं क्लियर कर दूंगा, बिल्कुल एक एक शब्द का। ऐसा नहीं है कि सेकंड बुक थ्योरी की चल रही है, कोई सा भी एक भी वर्ड बिल्कुल भी परेशान करे तो तुरंत पूछो। मैं एक एक शब्द पर दुनिया भर का बोल सकता हूँ, मैं तुम लोगों को वो शब्द बोल कर पिला दूंगा अच्छे से, ठीक है। तुम्हारे दिमाग से निकलने वाला नहीं है। सेकंड बुक के अंदर थ्योरी है और थ्योरी के अंदर एक एक वर्ड ऐसा कर दूंगा कि वो चिपक जाएगा दिमाग में, ठीक है। कोई सा भी वर्ड अगर परेशान करे तो मुझसे क्लास में पूछो अलग से, ठीक है, मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है। ऐसा नहीं है थ्योरी की बुक में जो पढ़ा है लिख लिया और याद कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बुक को भी चिपका दूंगा दिमाग में फर्स्ट बुक की तरह, बिल्कुल, ठीक है। अब देखते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल कंडीशन में अगर डेवलपमेंट करनी है तो डेवलपमेंट का मतलब तो खैर तुम्हें मालूम होगा। डेवलपमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को अच्छे से बढ़ावा देना, इंक्रीज करना। किसी भी चीज की डेवलपमेंट का मतलब है उसका विकास होना, नई नई तकनीकें लेकर आना, ठीक है। तो देखो सोशल, हमें केवल ये नहीं देखना चाहिए कि सोसाइटी का भला करना है, लोगों का भला करना है। लोगों का भला करो, पुअर को कम करो, पॉवर्टी को कम करो, लेकिन ऐसा मत करो कि एक कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो जाए, ठीक है। लोगों को इतना पैसा, इतना एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में ऐसे बेकार के कारखाने मत खोलो, बेकार की फैक्ट्री मत खोलो जिसमें बेमतलब का पैसा जा रहा है, ठीक है, जिसमें बेमतलब की इनकम जा रही है, वो बेकार है, ठीक है। लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने के चक्कर में गड़बड़ ना हो जाए, ठीक है। तो हमें दोनों तरफ से डेवलपमेंट करनी है, लोगों को भी देखना है, ठीक है, और अपनी कंट्री को भी देखना है। अगर ये दोनों साथ साथ चलते रहेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। तीसरा ऑब्जेक्टिव लिखो। तीसरा ऑब्जेक्टिव बहुत सिंपल सा है, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ, टू फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडरलाइन कर लेना इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी कंट्री के लिए बहुत जरूरी चीज होती है और इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होनी भी बहुत जरूरी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है नई नई तरह की फैक्ट्रियां, नए नए तरह के कारखाने, नए नए तरह की इंडस्ट्रियां। मुझे बताओ जब इतना कुछ खुलेगा तो लोगों को इसके बदले क्या मिलेगा,
एम्प्लॉयमेंट है, और जितनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट उतनी कम पॉवर्टी। ये बात तुम्हें क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डेवलपमेंट होनी बहुत जरूरी है। मुझे बताओ, आज के हम उसी तरह के कपड़े पहनते हैं जो हम 1947 में पहनते थे। 1947 1960 के डिकेड में हम जिस तरह के कपड़े पहना करते थे, आज के समय के कपड़े बिल्कुल अलग हैं उनसे, ठीक है। ये सब क्या हो रहा है, डेवलपमेंट ही तो हो रही है, और नए नए तरह के कपड़े लेकर आना, नए नए तरह के कंप्यूटर आना, नए नए तरह के टीवी आना, मोबाइल फोन आना, ठीक है, एक से एक टेक्नोलॉजी आना, ये सब किस चीज का कमाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर के। तो एक कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग होगा, इकोनॉमी उतनी ज्यादा क्या होती चली जाएगी, मॉडर्न। इकोनॉमी को अगर मॉडर्न बनाना है, ठीक है, इकोनॉमी को अगर मॉडर्न बनाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की जरूरत है, ठीक है। अब देखते हैं इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कितना कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। तो मैं फिर से वही बोलूंगा, इस योजना पर भी सबसे ज्यादा अमाउंट कौन पे करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे ज्यादा अमाउंट कौन पे करती है, कौन सबसे ज्यादा पैसा लगाता है इस योजना पर, सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो नोट के अंदर लिख लो कौन कितना शेयर लगाता है। लिखो द एक्सपेंडिचर of this policy, the expenditure of this policy by central and state government, by central and state government, the expenditure of this policy by central and state government in the ratio, by central and state government, मतलब मैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कितना कंट्रीब्यूट करती हैं उनका रेशियो लिखवा रहा हूं, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन द रेशियो, इन द रेशियो लिख लो 87.5 is to 12.5। तो तुम देख सकते हो सबसे ज्यादा शेयर किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर कम है और सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है। 87.5 is to 12.5, 87.5 is to 12.5, ठीक है। अब अगली योजना लेकर आते हैं, ठीक है, फटाफट से करते हैं। काफी अच्छा लग रहा होगा, दोनों योजना के बारे में काफी कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब तीसरी योजना, ये मत सोचना सेकंड बुक थ्योरी की है तो मैं यूं रटवा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक एक वर्ड पूछो, एक एक वर्ड, ठीक है, खुलकर होगी। सी लिखो। तीसरी योजना के बारे में पढ़ लेते हैं, और तीसरी योजना पर थोड़ा टिक भी कर लेना, कई बार आ चुकी है इसलिए कह रहा हूं, ठीक है। और वैसे भी इसका नाम ही कुछ ऐसा है, पहले शॉर्ट फॉर्म लिख लो इसकी भी, PGY, PGY ब्रैकेट में लिख लो प्रधानमंत्री। P का मतलब यहां पर क्या है, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री ग्रामोदय, ग्रामोदय योजना। देखो इसके नाम से पता चल रहा होगा, ये योजना भी मेनली किसके लिए काम करती है, ग्रामीण लोगों के लिए। मैं तो ये कह रहा हूं कि योजना शहरों के लिए बनाओ मत, फिर तो अभी तक 3 पढ़ी और तीनों की तीनों किस में उल्लेख हो रहा है, ग्रामीण लोगों के लिए, कि जैसे सारे गरीब वहीं पर ही है, ठीक है। ये नहीं देख रहे कि शहरों में, अर्बन एरिया में भी कितनी पॉवर्टी पाई जाती है, ठीक है। खैर कोई नहीं, हमें तो कंट्री का सोचना है, और ग्रामीण भी सारे कंट्री में ही आते हैं, ठीक है। तो नाम से पता चला ग्रामोदय, कहने का मतलब ये है कि इस योजना के दौरान एक गवर्नमेंट क्या करती है, गांव के लोगों को प्रोत्साहित करती है काम करने के लिए। ग्राम उदय, ग्राम का उदय करती है किसी भी तरीके से, ठीक है। तो पहले देख लेते इस प्रोग्राम को लॉन्च कब किया गया था, तो इसके आगे लिखना, दिस प्रोग्राम वाज launched in, this program was launched in 2001, this program was launched in 2001,
1. The main objective of this program is the main objective of this program is the main objective of this program is इसका मतलब क्या है, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट मेनली ऐसे नहीं दे रही है, एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं, इसमें ना ग्रामीण का उदय किया जा रहा है, उनको अच्छे से प्रोत्साहित किया जा रहा है। तुम्हें मालूम है पैसा होना ही सब कुछ नहीं होता है, रहने का तौर तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत मायने रखता है। किसी भी इंसान के लिए जरूरी है कि वो कैसे माहौल में रह रहा है, ठीक है, पैसे होने से कुछ नहीं होता है। मान लो तुम ऐसी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे ना तो पीने के लिए साफ पानी आता है, ना ही पढ़ने के लिए अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है, ठीक है, और वहाँ का एनवायरनमेंट भी इतना पॉल्यूटेड है कि बदबू इतनी रहती है कि मजा ही आ जाता है बिल्कुल, ठीक है, तो बिल्कुल रहने का माहौल ही नहीं है। तो पता है इन सब के लिए ये वाली योजना बनाई गई है। कहने का मतलब ये, इस योजना के दौरान क्या किया जाता है, एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एक पर्सन का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या बनाया जाता है, बेटर, पहले से उसको क्या किया जाता है, इंप्रूव किया जाता है, बेहतर बनाया जाता है। और ये काम तो गवर्नमेंट ही कर सकती है, ठीक है, और ये रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे ये सब चीजें नहीं है जो भी मैंने बताई थी, ना तो एजुकेशन है और एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, तो ऐसी जगह रहने की वजह बंदा मरना पसंद करेगा, ठीक है, तो पॉवर्टी के आड़े ये चीज भी आ जाती है, ठीक है। हालांकि एम्प्लॉयमेंट है, ग्रामीण मतलब किसी गांव में एम्प्लॉयमेंट है, मिल रही है, लोगों को धंधा पानी मिला हुआ है, लेकिन एजुकेशन नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो काम नहीं कर पा रहा। आ गया ना, जब वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या वो एम्प्लॉयमेंट करेगा और क्या उसको पैसा मिलेगा और क्या उसकी पॉवर्टी कम होगी, ठीक है। ऊपर से एनवायरनमेंट इतना पॉल्यूटेड है, आए दिन बीमारियां होती रहती है, तो क्या वो काम करेंगे, ठीक है, तो डिसीज की वजह से फिर से पॉवर्टी हो जाएगी। तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होना भी जरूरी होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होना भी जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करती है, इंप्रूव करती है। तो लिख लो, द मेन ऑब्जेक्टिव इज the main objective of this program to improve, बोर्ड पे लिखा हुआ है, to improve standard of living of rural, to improve standard of living, to improve standard of living of rural people, of rural people, मतलब रूरल लोगों के लिए ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर बनाती है। अभी देखेंगे कैसे बनाती है, ठीक है, वैसे तो मैंने बता ही दिया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल। लिख लो, सच एज हेल्थ, सच एज हेल्थ, तुम्हें मालूम है हेल्थ होना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन, मतलब मेरा रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि प्राइमरी नहीं है मेरा काम। प्राइमरी एजुकेशन, कॉमा ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए साफ पानी बहुत जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी तो यही है, ड्रिंकिंग वाटर, कॉमा हाउसिंग, घर हो, एंड रोड, सड़क हो, हाउसिंग एंड रोड्स, ठीक है। तो इसके अंदर है ना, इस योजना के अंदर 3 छोटी छोटी योजनाएं जो प्रधानमंत्री ने लागू की है। 1-2 के बारे में तो तुमने सुना भी होगा, अभी जरा 3-4 साल पहले की बातें हैं, ठीक है, खूब बात निकली थी उस समय। तो छोटी छोटी जो योजना है वो लिख लो, स्मॉल ए करके लिख लो, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। तो नाम से पता चल रहा है ये योजना किसके लिए बनाई गई थी, आवास के लिए।
मतलब जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, इस योजना के दौरान उन लोगों को घर दिलवाए जाते हैं या उन लोगों के लिए घर बनाए जाते हैं। ठीक है, अगला लिखो। मैं अब पूरा नहीं लिख रहा, पूरा बोल रहा हूं बस। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। तुम लोग पूरा लिख लेना, लेकिन कभी कंजूसी कर दो लिखने में। तीसरे में लिख लो प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण ड्रिंकिंग वाटर योजना।